स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन सर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश फ्लुएंसी के सेकंड सब्जेक्ट के बारे में। और आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड सब्जेक्ट की 100% सिलेबस कवर्ड एक 17 मिनट की वन शॉट वीडियो। अगर आप इस वीडियो को कर लेते हो, अच्छे से देख लेते हो, तो आपको आपके पेपर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं रोक सकता। तो ये वीडियो मेनली दो बच्चों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है, जो सेमेस्टर थर्ड में है और फोर्थ में है, और सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड वाले से गलती से भी ना देखें। ठीक है, वार्निंग है उन बच्चों के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारी वीडियो बेसिकली 3 तरीके के बच्चे देखते हैं। तो कैटेगरी 1 में मैं उन बच्चों को डालना चाहता हूँ जो हमारी वीडियो को एग्ज़ाम से एक दिन पहले देखते हैं। ठीक है, और कैटेगरी 2 में मैं उन बच्चों को डालना चाहता हूँ जो हमारी वीडियो को एग्ज़ाम से एक दिन पहले वाली रात को देखते हैं। और कैटेगरी 3 हमारी होती है वो बच्चे जो एग्ज़ाम से 15 मिनट पहले देख रहे हैं। मतलब रास्ते में अभी जा रहे होंगे, कान में रीड लगी हुई है, आराम से देखते हुए चल रहे हैं, बोला भाई क्या है यार, पेपर तो हो ही जाएगा पास। हाँ, तो ये तीनों बच्चे के लिए ही बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो। भाई ये वीडियो देख के चले जाओगे ना, अगर तुम 100% पास हो जाओगे, 100% मेरी गारंटी है। लेकिन करना सब ध्यान से सुनना, 2x पे मत देखना, आराम से देखना, चीज़ों को समझना, तभी पास होगे। नहीं तो फिर कमेंट में आके मुझे बोलोगे कि भैया मैं पास नहीं हुआ। ये बात करते हैं अब सीवी के फॉर्मेट के बारे में। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर लिखना है आपका नाम, नाम के नीचे आपको लिखना है अपना एड्रेस। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है अपना फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर के नीचे आपको लिखनी है अपनी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी लिखने के बाद आपको डाल देनी है हेडिंग करियर ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, इस करियर ऑब्जेक्टिव की हेडिंग डालने के बाद आपको ये लिख देना है कि आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर रहे हो, तो आपका उस चीज़ के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, उसके नीचे आपको लिखनी है क्या, एजुकेशन। ठीक है, मतलब आपने क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मतलब आपको टेबल बना देनी है ऐसे, उसमें 4 लाइन खींच लेनी है, 4 नहीं 3 लाइन खींच लेनी है। पहली लाइन के अंदर आपको लिखना है कोर्सेज़। उसके बाद मतलब जो वो कोर्सेज़ आपने कहाँ से करे, जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बोर्ड। ठीक है, किस ईयर के अंदर करे और कितने मार्क्स आए उसमें। ठीक है, जैसे इन्होंने लिख रखा है बीएड। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से करी। ठीक है, 2018 में करी, और इनके कितने मार्क्स आए, 63%। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिख देना है वर्किंग एक्सपीरियंस। मतलब इससे पहले अगर आप कहीं और पे काम करते थे तो वहाँ का नाम लिख देना, और किस ईयर में काम करते थे वो चीज़ आपको लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लिख देना है अगर आपने मतलब प्रीवियस ईयर में कुछ अचीवमेंट करी है। ठीक है, जैसे इन्होंने लिख रखा है गोट 2nd पोजीशन इन बीए ऑनर्स हिंदी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी 2016 कि इन्होंने 2nd पोजीशन अचीव करी थी, किसके अंदर, बीए ऑनर्स के अंदर। ठीक है, तो ऐसे करके आपको लिख देना है। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल लिखनी है। पर्सनल डिटेल में सबसे ऊपर आएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा जेंडर, मेल या फीमेल। उसके बाद आपका आएगा मैरिटल स्टेटस, मतलब आप शादीशुदा हो या नहीं हो। उसके बाद आपकी आएगी नेशनलिटी, मतलब आप कहाँ के रहने वाले हो। उसके बाद आपका आएगा लैंग्वेज नोन, इसका मतलब आप कौन कौन सी लैंग्वेज को जानते हो। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद आपको क्या लिखना है, एक्स्ट्रा कैरिकुलर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपने जितनी भी अपने बारे में ऊपर डिटेल दी, अगर उन डिटेल के अलावा आप कुछ और भी अपने बारे में बताना चाहते हो, जैसे अपनी हॉबीज़ के बारे में, ठीक है, और कई प्रकार की चीज़ों के बारे में, तो आप इसमें डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, जैसे इन्होंने बता रखा है कि मुझे ट्रैवलिंग और राइटिंग करना पसंद है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है रेफरेंस। मतलब आपको इस जॉब का रेफरेंस, मतलब इस जॉब के बारे में पता किन से चला। ठीक है, आपको इस जॉब पे किसने भेजा, उनके बारे में। जैसे इन्होंने लिख रखा है प्रोफेसर रीता, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, यूनिवर्सिटी दिल्ली। ठीक है, और फिर उनका फ़ोन नंबर लिख रखा है, और फिर उनकी ईमेल आईडी लिख रखी है। मतलब इन्हें ना प्रोफेसर रीता शर्मा से पता चला था, जो कि हिंदी डिपार्टमेंट में काम करती है। उसके बाद इन्होंने उनका फ़ोन नंबर लिखा और उनकी ईमेल आईडी लिख दी। ठीक है, और इन्होंने क्या लिख रखा है, इन्होंने एक प्रिंसिपल के बारे में भी लिख रखा है कि उनसे भी पता चला था मुझे इस जॉब के बारे में, और फिर उनका फ़ोन नंबर और उनकी ईमेल आईडी। तो अगला टॉपिक है हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है इसका मतलब क्या है। मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा एक ऐसा लेटर होता है जो कि सिटीज़न के द्वारा किसी अथॉरिटी को लिखा जाता है। अगर सिटीज़न को उस अथॉरिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब उससे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी हो तो ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या लिखना है, टू पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, ये लाइन हमारी सेम रहेगी ठीक है। ये आपको रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है एमसीडी करोल बाग, ये आपको क्वेश्चन पर डिपेंड रहेगी आपकी कि क्वेश्चन में जो भी एड्रेस दे रखा है आपको वो सेम लिख देना है। उसके बाद आपका पिन कोड, पिन कोड के बाद आपको लिखना है सर, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, मतलब आप किस चीज़ के लिए लिख रहे हो इसे, आप लिख रहे हो क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन। और ये इन्फॉर्मेशन आपको किस राइट के तहत मिल पा रही है उनसे, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो कि किस में बनाया गया था, 2005 में बनाया गया था। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम मिसिस भारती डॉटर ऑफ श्री सतीश वर्मा रेजिडेंट ऑफ करोल बाग, और फिर इन्होंने अपना मोबाइल नंबर लिख रखा है ठीक है। मतलब इन्होंने पहले बोला कि मेरा नाम मिसिस भारती है और मेरे पिता का नाम श्री सतीश वर्मा है ठीक है। और फिर इन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया और फिर इन्होंने लास्ट में लिखा विश टू सीक द इन्फॉर्मेशन अंडर, मतलब मैं आपसे इन्फॉर्मेशन जानना चाहती हूँ इन चीज़ों के अंडर। किन चीज़ों के अंदर, चलो अभी देखते हैं। हाँ, इन चीज़ों के अंडर क्या क्या चीज़ें हैं वो। सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन क्या करा है, मतलब वो आपको इंट्रोडक्शन देने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेने हैं, मतलब जो भी आप क्वेश्चन जानना चाहते हो। सबसे पहले लिखा है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फंड ग्रांटेड टू एमसीडी स्कूल, कि इन्होंने लिखा है कि आपने एमसीडी के स्कूलों को कितना फंड दिया था। दूसरा कि और उस फंड में से कितना अलोकेट करा था आपने, मतलब कितना फंड उसमें से अलग सेपरेट दिया था, किसके लिए, मिड डे मील के लिए। तो इन्होंने ये 2 क्वेश्चन पूछे ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग भी पूछ लेते हो, ये तो मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड रहेंगे ठीक है। लेकिन उसके बाद जो ये लाइन लिखी हुई है ना पूरी, ये लाइन आपको माननी पड़ेगी रट्टा ठीक है। ये लाइन आपको पूरी याद करनी है ठीक है। बस इसमें क्या चीज़ चेंज हो जाएगी, ये लिखा हुआ है ना जो एमसीडी करोल बाग, ये क्वेश्चन पे डिपेंड होगा, वो चेंज हो जाएगा ठीक है। उसके बाद आपका पूरा आरटीआई का लेटर ये ख़त्म हो गया। उसके बाद आपको लिखना है योर सिंसियरली, आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, आपका नेम आ जाएगा, पोस्टल एड्रेस अगर गिवन हो तो लिख देना, नहीं दिया हो तो कुछ मत लिखना। आपका हाउस नंबर आ जाएगा, गली नंबर आ जाएगा ठीक है। आपका मतलब जहाँ पे आप रहते हो उसका एड्रेस आ जाएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं एफआईआर के फॉर्मेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा एप्लीकेशन का नाम ठीक है। उसके नीचे आएगा उनके फादर का नाम या फिर उनके हस्बैंड का नाम। ये दोनों चीज़ लिखने के बाद आपको लिखना है एड्रेस ठीक है। उसके नीचे आपको लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर, और ये चारों चीज़ें लिखने के बाद आपको क्या लिखनी है, डेट ठीक है। इससे आपका ऊपर का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है टू द पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ठीक है। फिर जहाँ भी आपका पुलिस स्टेशन पड़ता है वहाँ का एड्रेस लिख देना है ठीक है। उसके बाद आपकी जो भी चीज़ चोरी हुई है या फिर आपको जो भी कंप्लेंट लिखानी है ना, उसका आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, सब्जेक्ट लिख देना है ठीक है। इतनी चीज़ करने के बाद आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ क्या करना है। रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद आपको लिखना है आई वुड लाइक टू ब्रिंग द फॉलोइंग फैक्ट टू योर काइंड नोटिस ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये आपको एकदम एज इट इज़ याद करनी है। ये वाली लाइन लिखने के बाद आपके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है ठीक है, मतलब जो भी आपके साथ चीज़ हुई है और उसमें मतलब जो भी जितनी भी सारी चीज़ें शामिल थी ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सेंटर में लिख देनी है। जैसे एज्यूम करो कि आपका पर्स चोरी हुआ है ठीक है, तो वो कहाँ से चोरी हुआ था, उसकी लोकेशन क्या थी ठीक है, और मतलब कौन लेके गया उस पर्स को, या फिर कितने लोग थे, उन्होंने किस तरह के कपड़े पहन रखे थे, कपड़ों का कलर क्या था, वो किस चीज़ पर थे ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। ये सारी चीज़ लिखने के बाद ये आप अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हो। इन सारी चीज़ों को लिखने के बाद आपको लिखना है आई सीक योर हेल्प एंड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रजिस्टर माई FIR इन द सब्जेक्ट मैटर for your ready reference. I enclose here with a copy of my ID proof. Hope you will डू द नीडफुल फेवरेबल एट दी अर्लीस्ट, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि मैंने अपनी FIR रजिस्टर कर दी है ठीक है, ऊपर मैंने अपने सारे इंसिडेंट बता दिए हैं, आप मेरी सारी चीज़ें समझ गए होंगे ठीक है, और मैंने अपने यहाँ पे ID भी लगा दी है ताकि आप उसके खिलाफ एक्शन ले सको ठीक है। तो ये वाली लाइन और ये ऊपर वाली लाइन, ये दोनों लाइन आपको बेसिकली याद करनी पड़ेगी, और सेंटर वाला जो पार्ट है हमारा उसमें आप अपने अकॉर्डिंग बना के लिख सकते हो।
तो इस तरीके से आपकी एफआईआर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट में आपको लिखना है थैंक्स एंड रिगार्ड, उसके बाद आपको लिखना है योर सिंसियरली, ठीक है। उसके बाद अपने सिग्नेचर कर देना है और फिर अपना नाम लिख देना है। तो इस फॉर्मेट से ही आपको क्या लिखनी है, एफआईआर की राइटिंग। टॉपिक का नाम है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो बेसिकली इसमें क्या दे रखा होगा, इसमें आपको ना पेपर में इस एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस को दे रखा होगा और आपको उन एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस वाले में। चलिए हम एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे हमारे 6th वाला सेंटेंस देखो आप, ये लिखा हुआ है हु डिड दिस, ठीक है। इसका मतलब है कि ये काम किसने करा है, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब यही है। अब इसका पैसिव वॉइस में क्या लिख रखा है इन्होंने, बाय होम वॉज डन दिस, मतलब यह काम किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं 5th एग्जांपल। जैसे ये लिखा हुआ है ही विल फिनिश द वर्क इन अ फोरनाइट, मतलब वो अपने काम को फोरनाइट में ख़त्म कर देगा, ठीक है। अब इसका इन्होंने पैसिव वॉइस में क्या लिख रखा है, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम इन फोरनाइट, मतलब ये काम इसके द्वारा रात में ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती होगी ना, मतलब अब 10th से तो मतलब 12th तक तो आपने पढ़ी होगी ना इंग्लिश, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है तो आप इसे ईजिली कर देंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कत हो रही है तो मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, ठीक है। अभी आप देखना, हाँ। तो अगर आपको थोड़ी सी भी इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस में दिक्कत हो रही है ना, अब बिना कुछ सोचे समझे इनका रट्टा मार लो जो मैंने लिख रखा है। मैं बता देता हूँ इनका मतलब क्या है। जैसे एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस दे रखा है, उसमें आपको टेक दे रखा है, ठीक है। तो आपको बिना कुछ सोचे समझे उस टेक की जगह ना एम टेकन लिख देना है, ठीक है। और अगर टेक्स दे रखा है तो उसकी जगह बिना कुछ सोचे समझे आपको क्या लिख देना है, आर टेकन लिख देना है। ऐसे ये सारे इसमें भी जो मतलब आपके नीचे दे रखे हैं ना, ये इसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस में बस आप इतना करके चले जाना, मोर देन इनफ है। तो अगला टॉपिक है हमारा फॉर्मल लेटर के बारे में। तो फॉर्मल लेटर तो आप बचपन से लिखते आ रहे हो, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो आप टू द प्रिंसिपल करके लिखते थे, हाँ, उसे फॉर्मल लेटर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपका आता है जो बंदा भेज रहा है उसका एड्रेस, ठीक है। डेट लिख दिया करो, अपना नाम लिख दिया करो, ठीक है। जो भी कुछ टाइटल है वो लिख दिया करो, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हम लिखते थे टू द प्रिंसिपल, ठीक है। फिर उसके बाद स्कूल का नाम लिखा करते थे, उसके जस्ट नीचे स्कूल का एड्रेस भी लिखा करते थे। तो ये सारी चीज़ वही वाला सेम ही है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट लिख दिया करते थे, ठीक है। फिर पैराग्राफ 1, ठीक है। उसके जस्ट नीचे पैराग्राफ 2, फिर कंक्लूजन, योर सिग्नेचर, योर नेम। ये तो देखो फॉर्मल लेटर वही है। आपने सेम 1 में, सेम 2 में, अगर आप ड्यू सोल के स्टूडेंट हो तो सेम 1 सेम 2 में उसमें भी ये आ रखा है, ठीक है। जिन बच्चों ने इंग्लिश का सब्जेक्ट सेलेक्ट करा था उसमें, तो उसमें भी ये सेम टू सेम आ रखा है फॉर्मल लेटर वाला, ठीक है। तो इसके बारे में तो ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर के बारे में। तो इनफॉर्मल लेटर बेसिकली अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव या फिर उन लोगों को लिखा जाता है जिनके साथ हमारा क्लोजेस्ट रिलेशन होता है, ठीक है। मतलब हम किसी भी तरह उनसे कनेक्ट है और हमारे रिलेशन में है वो, ठीक है। तो उन लोगों को लिखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या आता है, सबसे पहले आपका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको डेट लिखनी है, मतलब जिस दिन आप उस लेटर को लिख रहे हो ना, उस दिन की डेट डाल देना। डियर करके उस बंदे का नाम डाल देना जिसको आप लेटर लिख रहे हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ मोहित को, तो डियर मोहित, ठीक है। उसके बाद आप जो भी बात कहना चाहते हो ना उसे 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर देना। जैसे आप उसे बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट कर रहे हो तो आप लिख सकते हो कि तुम्हें जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी या फिर खुशी होगी कि तुम्हारे दोस्त का हैप्पी बर्थडे है, तो तुम अपने परिवार के साथ पधारना। मुझे ज़्यादा खुशी होगी अगर तुम अपनी पूरी फैमिली के साथ पधारे, मतलब आए, ठीक है। तो ये सारी बातें आप कुछ भी लिख सकते हो यार, देखो ये तो मैं बता रहा हूँ ऐसी, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लिख के इन पैराग्राफ को भर सकते हो। उसके बाद इन पैराग्राफ को लिखने के बाद आपको क्या करना है, तीनों पैराग्राफ को लिखने के बाद आपको लिखना है सिंसियरली, ठीक है। क्लोजिंग सिंसियरली, मतलब क्लोज तो सिंसियरली से करना है, क्लोजिंग सिंसियरली नहीं लिखना, खाली सिंसियरली लिखना है, या फिर योर सिंसियरली भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर कर देना है, मतलब अपना नाम ही लिख देना है ना। तो बस यही है इनफॉर्मल लेटर में भी। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर तो वही है जो आप 11th 12th 10th में आपने जो पढ़ा होगा, ठीक है। तो कुछ भी अलग पंक्चुएशन के बारे में, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताया गया है, इसमें ना आपको जितने भी जो आपने देखे होंगे सेंटेंसेस के बीच में कोमा, फुल स्टॉप, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा, ये सारी चीज़ें लगी होती है ना, तो इनके नाम के
के साथ इनकी सिंबल आपको इसमें बनाकर दे रखे हैं, ठीक है। और आपको बेसिकली पेपर में कैसे दिए जाएंगे, पेपर में आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा और बोलेंगे कि इसमें पंचुएशन यूज़ करो जहाँ पर मतलब इस्तेमाल होनी है, ठीक है। तो फिर आपको अपने अकॉर्डिंग ही फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग ही लगानी होगी, लेकिन लगाओगे तो तब पता होगा। तो सुनो आप, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है फुल स्टॉप, लिखा हुआ है व्हाट इज कॉल्ड फुल स्टॉप इन ब्रिटिश इंग्लिश इज टर्म्ड एट पीरियड इन अमेरिकन इंग्लिश विच इज सिम्बलाइज्ड बाय फुल स्टॉप एंड इट इज यूजुअली यूज्ड टू एंड द सेंटेंस। तो फुल स्टॉप का यूज़ कहाँ पर करा जाता है, मेनली जब हम किसी भी एक जो सेंटेंस होता है ना उसकी एंडिंग करते हैं तब हमारा किसका यूज़ करा जाता है, फुल स्टॉप का, ठीक है। दूसरा है हमारा कोमा। कोमा इज वेयर देयर इज अ स्मॉल पॉज वाइल स्पीकिंग सेंटेंस समवन यूज द कोमा आर, ठीक है। इन्होंने बोला है कि कोमा का यूज़ हम तब करते हैं जब हम इस सेंटेंस को बोलते बोलते बीच में ब्रेक लेते हैं, ठीक है। तो तब हम कोमा का इस्तेमाल करते हैं। हमारा सेमीक्लोन का, जो कि देखने में कुछ इस तरीके से लगता है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो सेमीक्लोन हमारा कब यूज़ करा जाता है, जब दो सेपरेट सेंटेंस होते हैं, जब हम उन दोनों को आपस में मर्ज करते हैं। जैसे ये लिखा है सी इज़ अ गुड सिंगर, ठीक है। सी हैज़ रिलीड मैनी म्यूज़िक एल्बम, मतलब वो एक गुड सिंगर है और उसने काफ़ी ज़्यादा जो एल्बम है वो क्या कर रखी है, रिलीज़ कर रखी है, ठीक है। उसके बाद हमारा साइन आता है किसका, क्लोन का। क्लोन का आप देख सकते हैं, ये भी आपने यूज़ करा होगा, लेकिन मतलब ये नहीं पता होगा कि आपको कब यूज़ करते हैं इसे। चलिए मैं बताता हूँ आपको। टू सेपरेट स्टेटमेंट विच इज ड्रामेटिक अपोजिशन सच मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, मतलब ऐसी दो स्टेटमेंट को सेपरेट करना जिनका मतलब एक दूसरे से एक अपोजिट ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पे किसका यूज़ करा जाता है, वहाँ पे करा जाता है क्लोन का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। आगे होता है हमारा क्यूटेशन, ठीक है। क्यूटेशन का कहाँ पर करा जाता है, जैसे मैं बोला हूँ कि मोहन ने कहा, ठीक है। तो जैसे मैं बोलता हूँ मोहन सेड, तो वहाँ पर करा जाता है इसका इस्तेमाल। जैसे एग्जाम्पल में दे भी रखा है आपको, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जादू सेड आई विल बी इन द मॉल बिफोर नून, मतलब मैं दोपहर से पहले मॉल के अंदर पहुंच जाऊंगा, ये किसने बोला, जादू ने बोला, ठीक है। उसके बाद होते हैं हमारे डैश और ब्रैकेट, ये तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर ही लोगे, ठीक है। ये इतना तो आता ही होगा ना आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे भी रखा है, जैसे 1 वीक लेटर वो नो वाई सी मेड अ डिसीजन टू जॉइन द ऑफिस, एक हफ्ते बाद किसी को नहीं पता कि उसने एक ना डिसीज़न बना लिया कि वो जो ऑफिस को ज्वाइन करेगी, ठीक है। तो बस यहाँ पे इतना ही लिखा हुआ है। आगे होता है एपोस्ट्रोफ, ये कुछ इस तरीके से साइन होता है और ये इन तरीके के सेंटेंसेस में यूज़ होता है। बस ना इन तरीके के जो है मैंने मतलब आपको ये पिक दिखा रखी है, इन्हें बस एक बार पढ़ के चले जाना तुम, ठीक है। फिर तुम्हारा काम आराम से बन जाएगा। उसके बाद होता है हमारा ये कैपिटल लेटर वाला। कैपिटल लेटर आर यूज्ड इन द सर्कमस्टेंसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ये तो आपको पता होगा कैपिटल लेटर का कब इस्तेमाल करा जाता है, जब भी कोई भी जो सेंटेंस होता है उसकी बिगिनिंग में कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करा जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ आ जाता है साइन किसका, हाइफन का, ये भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये हमारे साइन है। हाइफन के बाद आ जाता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि देखने में कुछ इस तरीके से लगता है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क आर यूज्ड व्हेन वी आर टू हैप्पी एंड सेड अबाउट समथिंग टू सजेस्ट द सिग्नल इमोशनल सरप्राइज, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क का उपयोग तब करा जाता है जब हम ज़्यादा खुशी है या फिर ज़्यादा दुखी है हमें किसी चीज़ की, मतलब अपनी फीलिंग और इमोशन को प्रेजेंट करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का क्या करा जाता है, यूज़ करा जाता है। उसके बाद होता है क्वेश्चन मार्क, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थोड़ी सी भी। क्वेश्चन मार्क कहाँ पर करा जाता है, बताओ जल्दी बताओ, कमेंट में करके बताओ मुझे, कमेंट करके बंदे बताओ पहले, हाँ मतलब जो भी है बताओ मुझे एक बार। एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करा जाता है कहाँ पे, अरे क्वेश्चन मार्क पे था ना मैं तो, हाँ तो क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करा जाता है कहाँ पर, वो करा जाता है हमारा क्वेश्चन में, जहाँ भी हम क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है, ये तो पता ही होगा ना भाई, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्लैश। स्लैश तो यार जब हम दो कैटेगरीज को एक साथ लिखते हैं ना तो हमारा स्लैश डलता है, जैसे द एक्टर और एक्ट्रेस, ठीक है। तो ये है। उसके बाद है हमारा द ट्रिपल डॉट, सस्पेंशन पॉइंट डॉट 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 डॉट, ठीक है। जब हम ऐसे कुछ 3 तरीके से पॉइंट बनाते हैं ना तो उसे ट्रिपल डॉट कहा जाता है। ऑफन वाइल रीडिंग सर्चिंग पेपर एंड ऑफर सिग्नल डॉक्यूमेंट यू विल नोटिस दैट डॉट्स आर यूज्ड विद क्वेश्चन मार्क। इन्होंने बोला है जब आप कभी भी मतलब मैगजीन पढ़ते हो, डॉक्यूमेंट पढ़ते हो या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें आप ना देखा होगा आपने कि क्वेश्चन मार्क के बाद ये 3 तरीके के डॉट बनाए जा रखे होंगे,
ठीक है। विद क्योटेशन इट बी यूज टू सजेस्ट सम वर्ड मिसिंग विद द क्योटेशन, फॉर एग्जाम्पल लाइफ इज अ टेल बाय इडियट सिग्निफाइज द, मतलब ये मेनली क्या, जैसे मैगजीन हो गए, न्यूज़पेपर हो गए आपके, ठीक है, और डॉक्यूमेंट हो गए, तो उनमें जो ट्रिपल डॉट होते हैं ना, इन वाले साइन का क्या करा जाता है, पैराग्राफ राइटिंग यूज करा जाता है। ये तो आप बचपन से लिखते आ रहे होंगे। पैराग्राफ राइटिंग में क्या होता है, मेनली आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और उस टॉपिक के ऊपर आपको क्या लिखना होता है, एक पैराग्राफ लिखना होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से आपके जो ड्यू सोल का आपको मटेरियल दे रखा है उसमें कुछ इस तरीके से आपको पैराग्राफ दे रखे हैं। जैसे लिखा हुआ है हमारा सम एग्जाम्पल ऑफ पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है, हाँ सम एग्जाम्पल, जैसे नो मैन इज़ एन आइसलैंड, तो ये एग्जाम्पल सही है जो कि आपकी मटेरियल में दे रखा है। तो कुछ इस तरीके से टॉपिक आते हैं जिन पे आपको क्या लिखने होते हैं, पैराग्राफ लिखने होते हैं, ठीक है। मैं एक और दिखाता हूँ आपको, जैसे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस, मतलब अगर हम किसी से अच्छे से बातचीत करते हैं ना, मतलब अगर हम अच्छी तरीके से बातचीत करना जानते हैं तो उससे हमें हमारी ज़िंदगी में सफलता मिल जाती है, वो सफलता की चाबी होती है। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो कि कम्युनिकेशन का हमारी लाइफ के अंदर क्या क्या रोल होता है, तो ये कुछ भी टॉपिक आ सकता है, ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ यही आएगा, कुछ भी आ सकता है। जो ट्रेंडिंग में अभी टॉपिक चल रहा है वो भी आ सकता है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड, तो वो कुछ भी आ सकता है। आप सारे करके जाना, मतलब थोड़ा बहुत बुक में देख लेना एक बार, और तो भगवान भरोसे होता है। टॉपिक है डायलॉग राइटिंग का, ठीक है। तो डायलॉग राइटिंग का मतलब क्या होता है कि दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन, मतलब दो लोगों के बीच में बातचीत, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, ये भी आपके मटेरियल में से उठाया गया है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, रितिका, Hi, I am Ritika, first year BA student. I think I have seen you in the college canteen. इसमें बोला है कि हाय मेरा नाम रितिका है और मैं BA स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर की, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। फिर चित्रा बोलती है ऑफ कोर्स यू हैव, हाय आई एम चित्रा एंड आई एम द फर्स्ट ईयर ऑफ BCom। फिर चित्रा ने बोला हाँ तुमने मुझे देखा होगा और मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं BCom कर रही हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से बातचीत हो रखी है, तो ये भी आपको टॉपिक गिवन होता है पहले से ही, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ये बातचीत लिखनी होती है। ये भी भाई आसान है। अगर टूटी फूटी इंग्लिश भी अगर आपको आती है ना, तो आप उसे भी अगर बना के लिख दोगे ना, तो इसमें फिर भी आपको मतलब फुल नंबर आपके कोई नहीं रोक सकता आने से, फुल मार्क्स आपके आ ही जाएंगे भाई। क्योंकि भाई आपका कॉलेज आपको पता है ड्यू सोल है, तो ड्यू सोल में कोई इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती है। अगर ये 5 नंबर का आएगा तो आपको कम से कम 3 से 3.5 नंबर, 3 से 4 नंबर मैं कह रहा हूँ आराम से मिल जाएंगे, आपकी कितनी ख़राब से ख़राब इंग्लिश हो, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि भाई मैं खुद मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पेपर भर के आओ, पेपर करके आओ, तभी मतलब जो मतलब हमारा एग्जामिनर है वो तभी तो तुम्हें नंबर देगा जब तुम पेपर में कुछ लिखोगे। अगर तुम सोचते हो कि अगर पेपर खाली छोड़ के आ जाए एकदम फिर भी तुम्हें नंबर मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पेपर तो